पीटीआई की तरफ से, भारत की तरफ से और इसी तरह पाकिस्तान के मुखालिफ ईरान में मौजूद हलकों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने इस सालिसी में अमेरिका का साथ दिया। नाराजगी का इजहार किया जा रहा है। बुनियादी तौर पर ये एक प्रोपेगेंडा है, लेकिन ये एक सवाल भी है कि अगर पाकिस्तान इस सालिसी से बाहर निकल जाए और इसके साथ ही कतर भी, जिस पर ईरान की तरफ से बाकायदा हमले किए गए, तो उसके बाद क्या होगा। आइए मंतकी तौर पर, जोग्राफियाई तौर पर इन तमाम सवालों का जायजा लेते हैं कि अगर पाकिस्तान और कतर इस सालिसी को छोड़ दें, बाहर निकल जाएं, तो फिर ईरान के साथ क्या होगा, अमेरिका वहां पर क्या करेगा, अमेरिका का नुकसान क्या होगा और फिर ईरान का नुकसान क्या होगा इस वीलॉग में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं नजम अली खान अपने वीलॉग के साथ। और सबसे पहले तो अमेरिका के नायब सदर जेडी वैंस ने बाकायदा तौर पे इस अमर का एतराफ़ कर लिया है कि इसराइल के बाज़ हुकूमती अनासिर की तरफ से बाकायदा तौर पर भारी सरमायाकारी की गई, भारी फंड्स फराहम किए गए कि जो इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त हुई है उसको नाकाम बनाया जा सके। यानी ये बात वाज़ेह होगी कि इसराइल जो है वो इस मुआहदे को, इस अमन को, जो पाकिस्तान की वजह से कायम हुआ था और ये एक मरतबा दोनों ममालिक फिर जंग की तरफ चले गए, इसराइल उसको ख़त्म करना चाहता है। अब वो तमाम अनासिर ये देख लें कि इसराइल क्या चाहता है और पाकिस्तान क्या चाहता है। इसराइल चाहता है कि वहाँ पर जंग हो, वहाँ पर बमबारी हो, वहाँ पर तबाही हो और ये जंग जो है वो खलीजी ममालिक तक फैल जाए। दूसरी तरफ मुझे बहुत ही अफसोस के साथ कहना है कि ईरान में भी कुछ अनासिर ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि जंग को आगे बढ़ाया जाए और इस जंग को रोका ना जाए। और जब हमने देखा कि मसूद पज़ेश्कियान, जिन्होंने पाकिस्तान के ताउन के साथ, या अब्बास अरागची की बात कर लें आप, उन्होंने जंग बंदी के लिए इक़दामात किए, अपनी कौम को एक मुआहदे की तरफ लेकर गए, तो आयतुल्लाह ख़ामनाई के जनाजे के मौके पर गद्दार गद्दार के नारे भी लगाए गए और उनके लिए, बल्कि गद्दार नहीं, इससे आगे बढ़ते हुए गद्दार के लिए मौत के नारे लगाए गए। अब ये वाज़ेह हो गया कि अमेरिका में भी ऐसे अनासिर मौजूद हैं, ऐसी लॉबी मौजूद है जो इसराइल की लॉबी है, जो यहूदियों की लॉबी है, जो ये चाहती है कि जंग जारी रहे। और दूसरी तरफ ईरान में भी ऐसे अनासिर मौजूद हैं जो ये जंग जारी रखना चाहते हैं। अब उनकी सबसे बड़ी कामयाबी ये होगी कि बीच में वो ममालिक, ख़ास तौर पे पाकिस्तान और कतर, जो बुनियादी किरदार अदा कर रहे हैं अमन के लिए, सुलह के लिए, मुस्तकिल मुआहदे के लिए, वो बीच में से निकल जाएं। अब सोचिए ज़रा कि अगर इस तनाज़े से ये दोनों ममालिक बाहर निकलते हैं तो पीछे क्या बचता है। मैं आपको माजी में ले जाना चाह रहा हूँ। 28 फरवरी को जब ये हमला हुआ तो उसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास भी हुए, लेकिन वहाँ पर जितनी करारदादें पेश होती रहीं, कोई अमेरिका की तरफ से वीटो हो गई या कोई चीन की तरफ से ईरान ने वीटो करवा दी। अब उसका नतीजा ये निकला कि अक़वाम मुत्तहिदा के जितने इजलास थे, सिक्योरिटी कौंसिल का इजलास देख लीजिए, वो तमाम के तमाम नाकाम हो गए, किसी हल की तरफ नहीं जा सके। यही हाल जो है OIC का हुआ। अब इस्लामी ममालिक की तंजीम, जिसको बुनियादी तौर पे एक मुर्दा घोड़ा भी कहा जाता है, वो भी कोई किरदार अदा नहीं कर सकी। अरब लीग की तरफ आ जाएँ तो अरब लीग के मफादात कुछ और हैं, वो कुछ और तरह से सोचती है। तो अगर आप अरबों के तनाज़ात जो हैं इससे पहले रहे हैं, उसमें मुख्तलिफ़ रियासतों के, क्योंकि हमारी दोस्त रियासतें हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ तनाज़ात जो हैं उनमें जो किरदार रहा सिर्फ हवाला देना चाह रहा हूँ। मिसाल के तौर पे आप इराक़ की कार्रवाई को गूगल कर लीजिए, जो इराक़ के ख़िलाफ़ की गई अमेरिका की तरफ से, या लीबिया के ख़िलाफ़ की गई, या यमन के ख़िलाफ़ की गई, या शाम के ख़िलाफ़ की गई। अब इन तमाम ममालिक के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ हुई उनमें अरब रियासतें किस तरह शामिल थीं। अब एक और पहलू पर आ जाएं कि अगर पाकिस्तान बीच में से निकल जाता है तो फिर ये तमाम अरब रियासतें जो माजी में मुख्तलिफ़ ममालिक के साथ मिलकर कार्रवाई करती रहीं, और इस वक्त वो ईरान को एक शिया इनकलाब के हवाले से, हौसियों के हवाले से, हिज़्बुल्लाह के हवाले से, या बाकी सियासी जो एक मूव चलती है इन रियासतों के अंदर बगावत के हवाले से एक ख़तरा समझती हैं, तो क्या वो ईरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करेंगी। अब ये दूसरा अंसर आप देखिए, एक तरफ इसराइल कामयाब होता है, अमेरिका हमले जारी रखता है, बीच में कोई ऐसा इदारा बाकी नहीं रह जाता जो इनकी सुलह करवा सके। तो इसका नतीजा क्या निकलेगा? इसका नतीजा ये निकलेगा कि ईरान जो अमरीकी मफादात पर, अमरीकी अड्डों पर हमले कर रहा है,
जैसा कि हौसियों की तरफ से सऊदी अरब पर भी हमला किया गया, और सब जानते हैं कि हौसी जो है कंट्रोल कहाँ से होते हैं, किन के हुक्म पर चलते हैं, या अब जो धमकी दी जा रही है कि बाबुल मंदब को बंद कर दिया जाए, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? उसका नतीजा ये निकलेगा कि ये जंग जिसको ईरान रीजनलाइज करने की कोशिश कर रहा है, इस पर प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा है, वो एक बहुत बड़ा ख़तरा ईरान के लिए ख़ुद बन जाएगी। खुदा न खास्ता अगर सऊदी अरब को जवाब देना पड़ा, अगर कतर को जवाब देना पड़ा, बल्कि इससे आगे बढ़ते हुए मैं ये कहूँगा कि अगर मुत्तहिदा अरब अमारात को जवाब देना पड़ा और बीच में कोई रोक, कोई टोक ना रही, ये कुवैत बीच में आ गया, बाकी रियासतें बीच में आ गई, तो फिर ईरान के हवाले से सोचें कि वहाँ पर क्या हो सकता है। इस वक्त भी पाकिस्तान बीच से निकलता है तो इस वक्त जो पाबंदियाँ मौजूद हैं, अगर वो मुस्तकिल हो जाती हैं, ईरान का तेल जो अब वो फ़रोख्त करने की कोशिश कर रहा है, आपने हुर्मस में जो उसके टैंकर्स अभी तक खड़े हुए हैं, उसका तेल बिकना बंद हो जाए, क्योंकि माजी की पाबंदियों के बावजूद वो मुख्तलिफ ममालिक को, मसलन चीन को, मसलन भारत को, कई ममालिक को वो तेल बेचता रहा। अब जो है उसको रोक लगा दी जाएगी, वहाँ की जो इकॉनमी है, मईशत है, वो रुक जाएगी, बीच में से पाकिस्तान बाहर हो जाएगा, कतर बाहर हो जाएगा, अमेरिका के हमले बढ़ जाएंगे। फिर अमेरिका के हमले ही नहीं बढ़ेंगे, बल्कि इससे आगे बढ़ते हुए जब खलीजी ममालिक इसमें, अगर पाकिस्तान उनको नहीं रोकेगा तो खलीजी ममालिक इसमें शामिल हो जाएंगे। और मुझे बहुत ही अफसोस के साथ कहना है, मेरा दिल दुखता है, मैं ईरान की तरक्की चाहता हूँ, खुशहाली चाहता हूँ। मैं नहीं जानता कि वो लोग ईरान का दोस्त होने का दावा कैसे कर सकते हैं जो वहाँ पर तबाही चाहते हैं, जो वहाँ पर बर्बादी चाहते हैं, जो वहाँ पर बमबारी चाहते हैं, जबकि मैं ईरान के दोस्त की हैसियत से वहाँ पर अमन चाहता हूँ, वहाँ पर तरक्की चाहता हूँ, वहाँ पर खुशहाली चाहता हूँ, वहाँ पर जो पाबंदियाँ लगी हुई हैं उनका खात्मा चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ईरान के जितने नौजवान हैं वो बैनुल-अक़वामी मार्केट के साथ, इंटरनेशनल मार्केट के साथ जुड़ जाएं, उनका शेयर हो, साइबर मार्केट है वो यहाँ पर बिज़नेस करें, ये अपना तेल जो है ईरान आलमी मंडी में बेच सके, उसी तरह जिस तरह अमेरिका ने इससे पहले एनओसी जारी कर दिया था, सर्टिफिकेट जारी कर दिया था। तो हम सब जो है, पाकिस्तान क्या चाहता है? पाकिस्तान ईरान की तरक्की चाहता है, खुशहाली चाहता है। तो दोनों तरफ से कुछ अनासिर ऐसे हैं जो वहाँ पर तबाही चाहते हैं, और मुझे बहुत ही अफसोस के साथ कहना है कि अगर पाकिस्तान बीच से हट गया तो मुझे लगता है खुदा न खास्ता ईरान अफ़गानिस्तान से बुरे हाल में पहुँच जाएगा। ये मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ अंदाज़े की बुनियाद पर, क़यास की बुनियाद पर नहीं, बल्कि हकीकत की बुनियाद पर, मंतक की बुनियाद पर बता रहा हूँ। क्योंकि अगर खलीजी रियासतों ने भी रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया, क्योंकि ईरान के साथ जो उनके तनाज़ात हैं, जो मुखालफत है, जो दुश्मनी है, वो सब पर वाज़े है, और इसको पाकिस्तान ने अब तक रोका हुआ है। इसी तरह जो ताज़ा तरीन हमले हैं ईरान के, वो इस चीज़ को जवाज़ देते हैं कि खलीजी रियासतें जो हैं वो भी जवाब दें। तो जब वो जवाब देंगी, पाकिस्तान बीच में नहीं होगा, एक तरफ से इसराइल हमले कर रहा होगा, एक तरफ से अमेरिका जो है हमले कर रहा होगा, एक तरफ से तमाम खलीजी रियासतें जो हैं वो हमले कर रही होंगी, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ईरान में तबाही का आलम क्या होगा। इस वक्त अमेरिका जो है वहाँ पर बिजली घरों पर, पुलों पर हमले शुरू कर चुका है। मैं चाहता हूँ, और जिस तरह पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने कहा, ताहिर इंदराबी जो कि तर्जमान हैं, उन्होंने कहा हम ये चाहते हैं कि मुज़ाकरात से रास्ता निकले, हम ये चाहते हैं कि जंग के बाद भी तो आपने बातचीत पर आना है, आप बातचीत पर आ जाएं, जंग की तरफ ना जाएं। जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि फ़रीक़ैन तहम्मुल से काम लें, सब्र से काम लें। जिस तरह ईरान ने कमर्शियल जहाज़ों पर हमले किए और कतर के जहाज़ पर भी हमला किया, ये सब कुछ नाकाबिले कबूल लग रहा है। और मुझे ये कहने में आर नहीं है कि अगर इराक वाली, लिबिया वाली, यमन वाली, शाम वाली सूरत हाल जो है एक मरतबा फिर पैदा होती है तो खलीजी रियासतें क्या किरदार अदा करेंगी, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो हमें मिलकर समझाना चाहिए, एक दोस्त के तौर पर, एक भाई के तौर पर। हमें वहाँ पर वो बड़कें नहीं लगानी चाहिए जो इससे पहले अफ़गान लगाते रहे। हमें उनको समझाना है कि पासदारान जो हैं वो तालिबान ना बने, और अगर वो बनेंगे तो फिर खुदा न खास्ता ईरान का भी वही हाल होगा जो अफ़गानिस्तान का हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होकर रह जाएगा, वहाँ पर किसी किस्म की कोई आप कहें कि तजारत, बैनुल-अक़वामी तजारत नहीं हो सकेगी। नौजवानों में जो बढ़ती हुई बेरोज़गारी है वो उसका आप ये कहें कि उसका रद्द-ए-अमल तो ज़ाहिर है आएगा, उसके साथ ही महंगाई होगी, अशियाए ज़रूरिया जो हैं वो नहीं मिलेंगी, तो वो फिर मौजूदा रजीम के लिए बहुत ज़्यादा
जो पासदारान का रजीम है उसके लिए मुश्किलात पैदा होंगी। मुझे ये भी कहने में कोई आर नहीं कि ये सब सूरत हाल इस वजह से पैदा हो रही है कि पासदारान और इस्लाहान पसंदगान, यानी कि वो जो रवायती मजहबी हल्का है पासदारान इनकलाब, वो और उसके साथ साथ वो लोग जो कि इस्लाहात चाहते हैं। मैं मसूद पशकियान की बात कर रहा हूँ, सदर ईरान की बात कर रहा हूँ, मैं अब्बास इराक़ची की बात कर रहा हूँ, मैं इस तरह उन तमाम लोगों की मैं समझता हूँ कि बाकर खलीफाफ भी इसमें एक पुल का किरदार अदा कर सकते हैं। वो दोनों तरफ राब्ते में हैं, तो इनको आगे बढ़ना चाहिए, जंगबंदी की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि आखिर में रास्ता उसी मुआहदे से निकलेगा जो पाकिस्तान ने करवाया है, वही बुनियाद बनेगी। इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है, इसके सिवा सिर्फ तबाही है, बर्बादी है। और मैं नहीं चाहता कि ईरान तबाह हो, बर्बाद हो, हमारे मगरिब में एक और अफ़गानिस्तान बन जाए। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं चाहता, और कोई भी पाकिस्तानी जो कि ईरान का दोस्त होगा वो ऐसा नहीं चाहेगा। ईरान के दुश्मन ऐसा ज़रूर चाहेंगे, इसराइल के हामी और एजेंट ऐसा ज़रूर चाहेंगे, कोई पाकिस्तानी, कोई मुसलमान ऐसा नहीं चाहेगा।